Hello, my dear students. Hope you all are very fine and doing very good study. So last chapter मैंने क्या किया था? Last chapter मैंने किया था फ्रिक्शन और today we are going to start the work energy and power. ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है और काइनेमेटिक्स में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उसी का यूटिलाइजेशन, फ्रिक्शन का यूटिलाइजेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूटिलाइजेशन सब कुछ वर्क एनर्जी पावर के अंदर में होता है और उसके आगे का चैप्टर भी इसी में आ जाता है। लेकिन खैर क्या करोगे, पढ़ना तो है ही, तो पढ़ेंगे हम लोग बच्चा। तो पहले सबसे पहले तो आप इस बात को फैला दो कि हम लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं यूट्यूब के थ्रू और आज का नया चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी पावर। और आपको हमारा लेक्चर लगातार पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, खूब लोगों को बताइए। ठीक है बच्चा लोग, तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क की ज़रूरत क्या है, हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें कि अगर मैंने आपको बोला बच्चा लोग कि एक हमारे पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट, और मैं बोलूँ ये एक ब्लॉक है एम मास का, कौन सा एम मास का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे लेकर आऊँ, ये कुछ ऐसा डिस्टेंस तय किया, मान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? चर्चा करेंगे किस पर? हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, और अब देखते हैं ये हमारा क्या है, हमारा थीटा है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं और इस हाइट को एच मानते हैं, ठीक, इस हाइट को एच मानते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, दूसरा अरेंजमेंट हमारा इस तरीके से है, देख लो, ये एक है, यहाँ पर एक ऐसा पाथ है हमारा, एक ब्लॉक है जो यहाँ पहुँच गया। तीसरा हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है और एक ब्लॉक है जो एम मास का, और वही ब्लॉक अब इस जगह पे आ रहा है एम मास का। अब तीनों में क्या फ़र्क है वो बताता हूँ। सवाल क्या है हमारा सवाल ये है, हमारा प्रश्न ये है, हमारी कठिनाई क्या है और हमारा डिफ़िकल्टीज़ क्या है। हमारी डिफ़िकल्टी ये है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल कर लूँ क्योंकि मुझे काइनेमेटिक्स आती है। अगर काइनेमेटिक्स आती है तो हम इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि इस पॉइंट पर जब यहाँ ये आया, यहाँ जब ये आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो एवरीवेयर द थीटा इज चेंजिंग। दैट मीन्स कि अगर इसका एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट ले रहे हो, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर सकते हो, यहाँ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, थीटा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, हर जगह पे थीटा, यहाँ भी वही हाल हो रहा है। ऐसे अगर ये ब्लॉक कांटेक्ट नहीं छोड़ता है और ये भी ब्लॉक कांटेक्ट नहीं छोड़ता है, ये भी ब्लॉक कांटेक्ट नहीं छोड़ता है, हम स्मूथलेस मान रहे हैं। इस वक्त हम क्या मान रहे हैं? स्मूथलेस नहीं, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे ज़ीरो मान रहे हैं। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? हम इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस 2as का फार्मूला लगा करके ईजिली हम निकाल सकते हैं, है ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s का, चूँकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, u ज़ीरो है हमारा, u यहाँ भी ज़ीरो है, u यहाँ भी ज़ीरो है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबकी हाइट एक ही है, कॉमन है, हाइट h है। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी है इन दोनों में निकालना। तो इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट है। वर्क एनर्जी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, पावर तो बात की बात है, ठीक है। तो हम यहाँ काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? आप इसका डिस्टेंस, एस का डिस्टेंस क्या मान सकते हो? एच साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? मान लो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो एच बाई एस, तो एस इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई साइन थीटा, है ना। तो अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू ज़ीरो प्लस 2 ए की एक्सेलरेशन, एस की वैल्यू क्या? एच बाई साइन थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो कितना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? फ्रिक्शन में मैंने पढ़ा था कि ए इक्वल टू जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी काम कर रहा है नीचे की तरफ, इधर एम जी साइन थीटा काम कर रहा है ना, और इधर एम जी कॉस थीटा, वो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो, ये 0 प्लस 2 इंटू जी
साइन थीटा इंटू एच बाई साइन थीटा। साइन थीटा ने साइन थीटा को मारा तो v इक्वल टू अंडर रूट 2g। काइनेमेटिक्स से मैंने इसको सॉल्व कर लिया अगर 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 ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम था तो। लेकिन बच्चा अब यहाँ ध्यान दो, इस प्रॉब्लम में तो एवरीवेयर द थीटा इज नॉट कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो अब हर पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस ले लेके बनाते जाओगे, बनाते 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 पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी, तुम्हारे पोता परपोता तक बनाते रह जाएंगे और उनको पूरा वर्क कंप्लीट पाथ का वर्क डन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चा कि डायरेक्टली हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, ई आई इक्वल टू ई एफ। और यहाँ पर कितनी एनर्जी है इस वक्त, पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? स्थितिज ऊर्जा, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, या पोटेंशियल, जगह सीबीएसई के स्टूडेंट हो आप लोग तो आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर में। 9th क्लास में क्या होता था बच्चा, खुश हो जाओ क्योंकि ये 9th क्लास का ही क्लास है। ओके, ये टॉपिक किसका है, 9th क्लास का। तो हम क्या कर रहे हैं, समझ लो मैं 9th ही पढ़ा रहा हूँ आपको, आप खुश होकर के पढ़ो क्योंकि ये mgh है। इस वक्त इसकी एनर्जी कितनी है, इसको इस एनर्जी लेवल को अगर मैं 0 मान दूँ, ई एनर्जी ये हमारा 0 है इस वक्त एनर्जी लेवल, अगर मैं मान लूँ कि 0 एनर्जी लेवल रेफरेंस, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए, एक बात याद रखना, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमको, ये थोड़ी सी पहले की बात है, जो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करने से पहले भूमिकाएं बनानी पड़ती है, वही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, mgh है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। होगा कि नहीं होगा? सिंपली यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो गया, हमारा कंजर्व रहता है, तो जितनी एनर्जी ये थी वही एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तो 0 हो गया तो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। m ने m को मार डाला तो ये 2gh, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कितना आसान फार्मूला हो गया, दोनों के लिए वही काम होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी यही होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप वर्क एनर्जी पावर को हम पढ़ लें तो ये जो महान आत्माएं हैं, ये जो महान आत्मा, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन से बचा जा सकता है, बहुत सारे इंटीग्रेशन से बचा जा सकता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं और इजीली हमारा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको भी आप डायरेक्टली अगर h ले लेते, क्या कर लेते, mgh ले लेते इक्वल टू हाफ mv² ले लेते, तो क्या होता, हमारे पास v इक्वल टू अंडर रूट 2gh आया था। एक ही लाइन में जो हम बना सकते थे, तो हमने लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो अगर हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ लेते हैं, वर्क एक्चुअली है क्या, एनर्जी क्या है। हम जब किसी सिस्टम को बनाते हैं तो उसमें जो वर्क करते हैं, सिस्टम को बनाने में जो हम वर्क करते हैं, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि वर्क जो है हमारा, हम किसी को जैसे मान लो इसको उठाया, तो वर्क कौन करता है, फोर्स करता है। बच्चा लोग कौन करता है, फोर्स करता है। तो ये डिसाइड करना होगा कि वर्क मैं नहीं करता, वर्क कौन करता है, वर्क करता है फोर्स। ठीक, तो जैसे मैंने इसको, ये वाला तुम्हारे पास है, इसको मैंने धीरे धीरे यहाँ से उठाया, तो क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, इसमें इसने क्या किया, एक एनर्जी स्टोर कर लिया। ये क्या किया, mg, मान लो इसको मैंने, ये h हाइट है और ये मैंने 0 रेफरेंस लेवल माना हुआ है। रेफरेंस लेवल कितना माना है, 0। तो इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया, तो क्या हुआ, ये इसने वर्क किया क्या भाई, mg फोर्स और h हाइट पर गया, तो ये mgh वर्क किया। मतलब वही mgh क्या होता है, सेम mgh क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। क्यों, उस बात को समझेंगे कैसे, अगर मैं इसको छोड़ दूं ऐसे, तो यहाँ गिरा, सीधा नीचे गिरा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज कर दिया, 0 वापस से नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझना था हमें। इसमें एक बात और समझना ये है कि कुछ समझना वजना नहीं है, बस अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट, कि क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो वर्क एक्चुअली क्या है, वर्क को समझने के लिए आपको अब तक मुझे लगता है कि वर्क के बारे में, कार्य के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। हम फोर्स ही वर्क करता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, v² u² प्लस 2as। ठीक है, देखो ध्यान देना इसमें कि मैं एनर्जी से ही इस फार्मूले को निकाल रहा हूँ, बाद में इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी दिमाग मत लगाना कि मैंने क्या किया, हाफ mv² हाफ mu²
प्लस हाफ 2as। मैंने सब में क्या किया, m/2 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 से क्या किया हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे कि क्या क्या उड़ गया आपके पास, देखोगे उड़ा कुछ नहीं। अब इसको क्या करो, हाफ, ये सिर्फ 2 से 2 उड़ा, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल टू mas। ठीक, अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारी है फाइनल पोटेंशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये हो गया। यही तो है हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हमारे पास। ठीक, ये सब तो आपने 9th में पढ़ा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हिंदी में कहते थे, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हिंदी में कहते थे। तो हम लोग EF माइनस EI इक्वल टू ma क्या होता है, F और S, दिस इज। तो इसको जैसे ही आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, दिस प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा लोग, वर्क कहलाता है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो, इस पॉइंट को। सिंपली मैंने समझाने के लिए लाइक वर्क कैसे आ रहा है उसको समझाया, वैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब चलो लिख दो, डेफिनेशन लिखो वर्क का। सिंपली क्या लिखोगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वर्क डन फोर्स के बिना आप नहीं कर सकते। किसके बिना नहीं कर सकते, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, किस चीज को, फोर्स को। अगर फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हो इसका मतलब वर्क आप नहीं कर रहे। तो फोर्स इन एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दिखा देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसको ठीक है, सिंपली तो इसको हम लिखते हैं वर्क इक्वल टू F इंटू S, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, ये स्केलर होता है, ये हमारा वेक्टर होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मैं FSC लिख के अभी चलता हूँ, FSC आप मान के चलना। और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कांस्टेंट फोर्स जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये कैसे हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी है ये हमारा, क्यों, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है, वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होती है, छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट पे। यूनिट क्या होता है इसका यूनिट होता है जूल, इसी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इसी की होती है क्या, FS होता है ना, MAS होता है, MAS होता है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू S क्या डिस्टेंस है, यहाँ पे S क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है क्या होता है, मीटर, तो मीटर, तो ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ। और एक चीज़ और होता है, CGS में क्या बोलते हैं इसको, CGS में क्या बोलते हैं, अर्ग, अर्ग, इसका यूनिट अर्ग भी होता है। और 1 जूल बराबर 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, ये याद रखना है बच्चे लोग। और एक चीज़ और है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, सीधा सीधा नीट में, जेई मेंस में मुझे उम्मीद कम है, लेकिन नीट में अगर आसान सवाल पूछने होंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बहुत आसान पूछना होगा तो ये पूछेगा। ठीक है, अगर टफ करना है तो उसका टफ का तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना बच्चे लोग। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको वर्क का डेफिनेशन मालूम हो गया, तो हम अब लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अब ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बात की कि ये प्रोडक्ट होता है। ठीक, आप देखो क्या है ये,
एक चीज़ और देखो कि मैं बोलूं कि चलो पहले लिख लो, हेडिंग लिख लो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब में मैं पूछूं व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स, व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता हो, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा फोर्स भाई, देखो सिंपली अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो ये जो mg फोर्स लगता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होता है? नहीं होता है। हमारे कंसिडरेशन में ये नहीं चेंज होता है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में g की वैल्यू यहाँ चेंज होती है, लेकिन 1 किलोमीटर के आसपास में हम लोग g की वैल्यू को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे कंसिडरेशन में g की वैल्यू कांस्टेंट है, और वो वैल्यू क्या होती है? वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, अब एचसी वर्मा में चला जाना। एचसी वर्मा में हमेशा ऑलवेज टेकिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो बहुत तेज आदमी है। ठीक, तो mg हमारे पास क्या है? हमारा mg क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और यही फोर्स है जो हमारा क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। और भी बहुत सारे कांस्टेंट फोर्स हो सकते हैं, नॉर्मल फोर्स लगा सकते हो, उसको भी कांस्टेंट मान सकते हो। जो भी आप कांस्टेंट लगा सको जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना होता हो, वो क्या कहलाता है? हमारा कांस्टेंट फोर्स कहलाता है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में एक बात और, उससे पहले एक बात और मैं आपको ध्यान देना दूं कि मान लो कि आपके पास ये ब्लॉक है m मास का। 3 कंडीशन में दिखा देता हूँ। ये तो हो गया आपका, 3 कंडीशन में दिखलाता हूँ। एक कंडीशन आप इस पर ज़रा गौर से ध्यान देना कि तीनों का मास m है। मैंने एक फोर्स ऐसा लगाया F, एक फोर्स मैंने ऐसा लगाया F, और एक फोर्स लगाया F। अब मुझे बताओ कि तीनों फोर्स में से डिस्प्लेसमेंट कौन देगा? इस तीनों फोर्स में से डिस्प्लेसमेंट कौन देगा? तो जाहिर सी बात है, दीज बोथ आर गिव्स डिस्प्लेसमेंट। गिव्स डिस्प्लेसमेंट क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट। डज नॉट गिव्स, डज नॉट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कौन करेगा? जो डिस्प्लेसमेंट देगा, वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट देगा वही वर्क डन करेगा। सिंपली हम तभी वर्क डन कर, देखो लाइफ में और फिजिकल ज़िंदगी में और हमारा जो फिजिक्स में, फिजिकल लाइफ में और फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी बोलो उसको, जो वर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल हम लोग देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई कूली है स्टेशन पे, और आप ट्रॉली ऐसे उठाता है और बैग ऐसे उठाया और ऐसे लेकर चला, तो आप देखोगे कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं ले पाते। इस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसने कोई काम नहीं किया। ये दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मैं वॉल पर धक्का लगाऊँ, पुश करूँ, इस वॉल को मैंने खूब पुश किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मली तो हमने किया वर्क, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से हमारा वर्क डन नहीं आता है बच्चा। तो उसको समझने का ज़रूरत है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है उससे वर्क कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहाँ वर्क डन होता भी नहीं है फिजिक्स के डेफिनेशन में। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई मैंने तो धक्का लगाया, मुझे किसी ने काम दिया कि भाई तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा पर डे, पूरा दिन तुम सिर्फ ऐसे धक्का लगाते रहो, बस डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, लेकिन मैं तो मजदूरी लूँगा। क्यों मैं अपना लेबर चार्ज क्यों करूँगा? इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने तो काम किया। अब इस काम को फिजिक्स के वर्क से आपको मिलाना नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चा? गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों फोर्स आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो हम लोग फोर्स की वर्क की डेफिनेशन जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि एक ब्लॉक है इसको 3 कंडीशन में, कि एक कंडीशन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरीके से लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस तरीके से लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को मैं दिखाता। चलो पहले वही करते हैं, है ना। चलो जी देखें अब क्या है, अब है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स का डेफिनेशन समझ ही गए आप। ठीक, अब इसको बनाना कैसे है, देखो क्या है कि मैंने एक ब्लॉक लिया M, क्या लिया मैंने, M ब्लॉक लिया, और एक फोर्स मैंने लगाया इसे, इंक्लाइंड फोर्स थीटा एंगल पर। ये हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दिस इज कांस्टेंट फोर्स। अभी क्या लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स से हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और ये पहुंच जाता है यहाँ इस पॉइंट पे। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चा वो d ये है। ठीक है, अब इसको देख लो क्या हुआ, हमारे पास एक ब्लॉक था M मास का, जिसको मैंने फोर्स लगाया और क्या किया, जब बचपन में पढ़ते थे तो हम सिंपली फोर्स यहाँ लगा देते थे। क्या करते थे हम लोग 9th क्लास में कि ऐसे F खींचा, D डिस्टेंस करा दिया, बोला वर्क डन निकालो। अब आप बच्चे नहीं रहे, थोड़े से बड़े हो गए, तो जब थोड़े से बड़े हो गए तो आपने शैतानी शुरू कर दी और आपने थोड़ा सा फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या है वर्क डन का, हमारे पास डेफिनेशन यह है कि हमको इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट को इधर कर दो या फोर्स को इधर कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इस कंडीशन में करोगे तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्टी है, क्योंकि फिर इस तरफ चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फोर्स को क्या करेंगे, एक कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, F cos थीटा में, और दिस इज F sin थीटा। ठीक है, अब ये खत्म, ये फोर्स खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा भाई, F cos थीटा एंड F sin थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बराबर जो होता है, वर्क डन वो होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर पहला, दिस इज बाय कांस्टेंट फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्क डन। अब F का मैंने F cos थीटा, S मत लिखो, D मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट, F cos थीटा इंटू D, दिस इज द क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो क्या करा मैंने क्या करा कि F cos थीटा लिया, और F sin थीटा ले लो, F sin थीटा भी ले सकते हो, कोई अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो फिर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाता है। तो एंगल क्या होता है हमारे पास, cos 90 की। ठीक है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि वर्क डन आपको पहले ही मैंने समझा दिया है कि इस तरह का फोर्स क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये क्या करेगा, ये वाला जो फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, इसलिए इसके थ्रू वर्क डन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें कौन सा दे रहा है, इस वाला फोर्स का, दिस फोर्स का इस वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है मीन्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहा है, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था आपको कि वर्क डन ऑलवेज आपको कहाँ लेना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम लेना है, तभी हमको क्या बोलेंगे, मतलब इस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ। डायरेक्शन गलत भी, उल्टा भी हो सकता है। जब क्या करते हैं हम कि हम जब कभी मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूँ और मैं आपसे पूछूं कि बच्चा ये रेफरेंस लेवल 0 रेफरेंस लेवल है और इसको मैंने ऐसे डिस्प्लेस कराया। अब मैं पूछूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, तो आप देख रहे हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर, तो हमारा वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो निगेटिव वर्क डन आ सकता है, लेकिन 0 वर्क डन लाओगे अगर इस तरीके से, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ऐसे भी 0 वर्क डन हो जाता है। ठीक,
तो ये वाला ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, जिसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात, इतना सा समझ लो कि हमारा एफ साइन थीटा है और एफ कॉस थीटा है, तो हमको एफ कॉस थीटा इन द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, प्रोडक्ट है, ये करना है, ठीक है। चलो जी, तो अब इसको एक तरीके से और देख लो। अगर मैं बोलूँ कि ये ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, ठीक है, क्या लगाया भाई, ऐसे फोर्स लगा दिया, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कहाँ दिखा दिया, डी इधर दिखला दिया, ठीक। यही काम वहाँ भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, डी डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैंने क्या किया, एक लंबा लाइन लिया, ये एंगल थीटा था हमारा, ये भी एंगल थीटा हो गया, और इसको मैंने ले लिया डी कॉस थीटा। किसी भी कंडीशन में वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स लिखने का कहे तो आप लिख सकते हो। तब हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, दिस इज द वर्क डन का, और यही एफ सिंपली एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हो, वर्क डन। यहाँ भी वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब याद रखो यहाँ से यहाँ तक कि वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या समझा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब वर्क करता कौन है, फोर्स करता है, तो फोर्स होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क तभी वर्क डन होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में वही आ गया आपका, ये सब नोट कर लेना और आप कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो कैसे होगा वो भी देख ही लेते हैं, यहीं पर छोटा सा पॉइंट है एक। क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वाला वर्क डन निकालना है। हम ये नहीं कह रहे कि वर्क डन ऑलवेज पाथ पे, क्योंकि फिर जब फ्रिक्शन का वर्क डन निकालोगे तो वहाँ अलग कंडीशन आ जाएगा। तो कैसे होगा भाई, मान लो कि मैंने इसको इधर ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, और ये हाइट एच, इसको भी लेकर गए आप सिंपली यहाँ से। तो दोनों के बीच में अगर मैं बोलूँ कि दोनों में एनर्जी बताओ, अगर ये हाइट दोनों का एच है, ये हाइट एच है, तो क्या होगा, दोनों का एम जी एच होगा। मैं ऐसे लेकर गए या ऐसे लेकर गए, दोनों में क्या हो रहा है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कब, जब हम या ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन बाई पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, तो ये भी हो सकता है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ऑलवेज नॉट इंडिपेंडेंट करोगे, क्योंकि फिर हम फ्रिक्शन की जब बात करने लगेंगे तो ये कहानी नहीं होगी। तो प्रॉब्लम करें कुछ, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर एक हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मैं बोलूं कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका 5 मीटर है, तो वर्क डन एफ इंटू एस सिंपली कैलकुलेट करोगे 9th क्लास के स्टाइल में, है ना। तो क्या करेंगे, 10 इंटू 5 न्यूटन इंटू जूल, तो 50 जूल आ गया। वर्क डन कितना हो गया भाई, 50 जूल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट पर एक हमारे पास 3-4 पॉइंट है, और यहाँ पे एक 6-8 पॉइंट है, ठीक है। और हमारे पास क्या हुआ कि एक हमारा बॉडी है, ये बॉडी ये घूमते फिरते कहीं से भी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और फोर्स इस पर जो लग रहा था, इस पर फोर्स मैं कैलकुलेट कर, पूरे में कांस्टेंट फोर्स ही लग रहा था, अब वो था 50 न्यूटन का। एफ जो हमारा था वो हमारा 50 न्यूटन का था। अब आपसे पूछा जाए कि वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे कि इन दोनों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करोगे कि R1 इक्वल टू आपके पास है 3I प्लस 4J, R2 क्या है आपके पास 6I प्लस 8J, तो R2 माइनस R1 दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है।
अगर फोर्स भी दिया रहता किसी आई और एक्स के इसमें तो हम सिंपली कर देते। चलो मैं कर देता हूँ, फोर्स को भी मैं अगर, रहने दो यार, चलो मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं इसका। R2 माइनस आर आई, तो क्या हो गया हमारे पास, 6 में से 3 गया, 3i प्लस 4j हमारे पास आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 3 तिया 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 5 न्यूटन, तो हम मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। तो फोर्स सिंपली निकालोगे, फोर्स क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है हमारा 50 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या 5, तो हमारे पास है क्या 250 जूल आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम बनता है। सिंपल प्रॉब्लम अगर बनाना हो तो इस तरह से बनेगा। अभी हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे बच्चा कि ये जो है हमारा ये हमारा है आर है, ये आर है, ये हमारा आर है, ये एम मास है। ठीक है, इस बॉडी को मैंने यहाँ से यहाँ करा दिया, लेकर गए एम मास को। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो। क्या करो भाई, वर्क डन कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग वर्क डन? वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या है कि एक एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा दिया है जिसकी वजह से ये जा रहा है। हम बाद में इस पर ही बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स के जरिए कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना है। अभी पूछ रहा है कि वर्क डन बाई जी, मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी की वजह से आप निकालिए। कैसे क्या करें? तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो निकालोगे आप, देखो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है आर है। ठीक, और mg भी हमारा है, तो हम वर्क डन बाई जो लिखेंगे mg नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट आर, mg आर। ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात बाद में करेंगे। ठीक, क्या हो रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो गया, mg आर। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। मैंने बोला कि अभी इस पॉइंट पर है ये, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स भी निकाल दो, वर्क डन बाई ग्रेविटी भी निकाल दो, वर्क डन बाई जो नॉर्मल भी निकाल दो। 3 फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मल भी काम कर रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी भी काम कर रहा है, और वर्क डन बाई क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी और वर्क डन बाई नॉर्मल, तीनों काम कर रहा है। तो तीनों फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट निकाल के दिखाओ मुझे। स्क्रीन पॉज करो और कैलकुलेट करो, फिर आंसर बताओ। कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को भाई? देखो सिंपल है, आपको पता है mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। mg कहाँ लग रहा है भाई, mg यहाँ लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, r है ना। सिंपल ऐसे घूम रहा है तो ये तो r ही होगा, ये भी r, ये भी r। ठीक, तो ये हमारा इस वाले का कंपोनेंट होगा हमारे पास r cos 60 डिग्री, और ये हमारा r sin 60 डिग्री। तो अगर आपसे पूछे f एक्सटर्नल का वर्क डन बाई f एक्सटर्नल निकालना हो, ये जो f एक्सटर्नल है हमारा, तो मुझे क्या निकालना होगा भाई, मुझे निकालना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, r sin 60 डिग्री। तो ये हो गया फोर्स एक्सटर्नल इनटू कितना भाई, r sin 60 डिग्री। ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
अब बोले वर्क डन बाई जी निकालने के लिए, तो वर्क डन बाई जी निकालने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यही हुआ सिंपली। तो इस डिस्प्लेसमेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी आर माइनस आर कॉस 60 डिग्री, सिंपली निकल गए, है ना। तो हमारे पास इस वर्क डन बाई जी, तो वर्क डन बाई जी जो होगा वो होगा एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस 60 डिग्री, यही आपका हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इसमें माइनस होगा, क्यों, क्योंकि भाई आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ये, तो इसलिए माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त मैंने बोला था माइनस अभी चिंता नहीं करता, लेकिन चलो चिंता कर लिया मैंने। अब वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा भाई ऑलवेज, वर्क डन बाई जी नॉर्मल, क्योंकि वर्क डन बाई नॉर्मल हमेशा ऐसा लगता है, देख लो। तो इसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस फोर्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्क डन बाई नॉर्मल इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास थीटा 90 डिग्री, ऐसे भी मान के चलो कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और उधर हो रहा है, तो ऑलवेज उसमें उस वक्त में 90 डिग्री रहता है, इसलिए भी हम जीरो मानते हैं। लेमन कॉन्सेप्ट अगर समझो तो, और अदरवाइज ऐसे आप समझो कि इसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, क्योंकि इसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। इसमें एक प्रॉब्लम और है जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, आप चाहो तो बना कर रखना। मैं कल के नेक्स्ट क्लास में इसी से शुरू करेंगे कि अगर मैंने यहाँ से एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस इसने तय किया, तो अब पूछ रहा है कि वर्क डन बाई जी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाई और कुछ बचेगा इसमें फ्रिक्शन, इन तीनों चारों की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या करना है इसमें, इस प्रॉब्लम में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी ऊपर जाएगा, है ना। क्या हो रहा है, जब आप इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो तभी लग रहा है ना। देखो वो उस वक्त मैंने आपको चीज़ समझाया नहीं, बताया नहीं, तो उसको ऐसे समझ लो कि जैसे ये एक आपका स्लैब है, इस स्लैब पर आप जैसे कोई भी बॉडी को अगर आप क्या करते हो, खींचते हो, जैसे ये है, ये देखो बोया के माइक का क्या हालत बना रखा मैंने, देखो ये है। अब फोर्स मैंने इधर लगाया, ऐसे खींचा, फोर्स मैं लगा रहा हूँ ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, वही उसी चीज़ को मैंने उस पर वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स में दिखाया था। यहाँ भी आप जो फोर्स लगा रहे हो, इस बार मैंने फोर्स का डायरेक्शन सेम रखा है कि अगर एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल आप इधर लगा रहे हो और इसको यहाँ कर रहे हो, फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन मतलब म्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप करोगे तो ठीक, मैंने तो अदरवाइज मैं तो करूँगा ही। अगर आप करके कमेंट बॉक्स में 24 घंटे के अंदर डाल दिए तो अच्छी बात है। ओके, बाय।